दोस्तों ये स्टोरी का 40 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। कार में बैठने के बाद जब नवीन ने श्रेया के उदास एक्सप्रेशन को देखा तो उसने कहा, तुम्हें उसे समझाना होगा कि वह अपनी पूरी जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती। उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना होगा, तो अपनी जिंदगी बर्बाद करके हमेशा उसके साथ नहीं रहोगी। तुम्हें भी किसी को ढूंढना होगा और अपनी फैमिली स्टार्ट करनी होगी। श्रेया ने सिर हिलाया, मैं आपकी सारी बात मानूंगी भाई। उसके सिर को थपथपाते हुए नवीन ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम मेरी क्यूट लिटिल लवली सिस्टर हो ना। श्रेया मुस्कुराई और सिर हिलाया। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे सच में श्रुति की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम उसके लिए टेंशन में नहीं होती तो मैं उसे उस रोड पर ही छोड़। नवीन ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। सिंघानिया पैलेस। रुद्र और आराध्या सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि रुद्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और आराध्या कपूर मेंशन में जाना चाहती थी और उन सबके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अपनी लिपस्टिक लगाने के बाद आराध्या अपने बालों को ठीक करने में बिजी थी। तभी रुद्र फुल ड्रेसअप में आकर अंदर आ गया। उसे देखकर आराध्या ने हैरान होकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हो इतना सेक्सी और हैंडसम बनकर। अपनी कॉलर को ठीक करते हुए रुद्र ने हंसते हुए कहा, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। डार्क ब्राउन कलर का सूट पहने रुद्र बहुत ज्यादा हैंडसम और सेक्सी लग रहा था। वैसे तो उनके लिए बिजनेस सूट पहनना बहुत आम बात थी, लेकिन आज वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी ओर चलते हुए आराध्या ने अलसाई से अपना सिर हिलाया और कहा, आप इन्हें पहनकर बाहर नहीं जा सकते, आप इन्हें उतार दो। रुद्र ने अपनी भौं उठाई और पूछा, क्यों? आप इस सूट में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अरे मैं नहीं चाहती कि दूसरी लड़कियां मेरे हैंडसम को खा जाने वाली नजरों से देखें, आराध्या ने कहा। अपनी बाहों को उसकी कमर पर लपेटते हुए रुद्र ने कहा, मुझे पता है मिसेस सिंघानिया, मुझे देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, लेकिन सच में मुझे अब देर हो रही है, इसलिए मैं ऑफिस से वापस आकर तुम्हारे लास्ट फुल डिजायर को फुल कर दूंगा। आराध्या ने अपनी बाहों को उसके गले में लपेटते हुए कहा। समथिंग इज मिसिंग वाट? रुद्र ने पूछा। उसके गाल पर किस करते हुए आराध्या ने कहा, नाउ यू लुक कंप्लीट। उसके लिप्स पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, ओके मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, छूट है, आप जितना टाइम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ओके लेट्स गो, रुद्र ने कहा। सिंघानिया कारपोरेशन। आराध्या को कपूर मेंशन छोड़ने के बाद रुद्र बोर्ड मीटिंग से 5 मिनट पहले सिंघानिया कारपोरेशन पहुंच गया। जैसे ही वह बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ सभी ने उसको ग्रीट किया, लेकिन अब उन्होंने अपने कोल्ड बॉस के चेहरे पर डार्क पिंक लिपस्टिक का मार्क देखा तो मेल एम्प्लॉय शर्मा गए, जबकि फीमेल एम्प्लॉयज खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। रुद्र के लिफ्ट के अंदर जाने के बाद सभी एम्प्लॉयज जोर जोर से हंसने लगते हैं। बॉस ने आज बहुत ही लवली मॉर्निंग स्पेंड की है, एक मेल एम्प्लॉय ने कहा। वेट अ मिनट, क्या आज हमारी बोर्ड मीटिंग नहीं है? तो प्लीज मुझे यह मत बताना कि बॉस ऐसे ही मीटिंग में ज्वाइन करने वाले हैं, दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा। जब रुद्र ने लिफ्ट से बाहर कदम रखा तो उसने देखा और रजत मीटिंग रूम के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ से फाइल लेते हुए रुद्र ने पूछा, क्या सब कुछ रेडी है? यस सर। इतना बोलते बोलते रजत ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने रुद्र के गाल पर लिपस्टिक का निशान देखा। ओके, रुद्र ने कहा और फिर मीटिंग रूम के अंदर जाने लगा। रजत उससे बताना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र पहले ही मीटिंग हॉल के अंदर जा चुका था। रुद्र को मीटिंग रूम में लोगों को अंदर आए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। डॉक्यूमेंट को पलटते हुए रुद्र ने कहा, अगर आप सभी बात नहीं करना चाहते हैं तो आप सभी ने इस बोर्ड मीटिंग के लिए क्यों बुलाया? यह सुनकर एक ओल्ड मैन अजीब तरह से उठा और कहा, एक्चुअली हम चाहते थे, हम चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले वह रुद्र के चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा सका, क्योंकि कोल्ड चेहरे पर पिंक कलर के लिपस्टिक का निशान हर किसी का ध्यान खींच रहा था। डॉक्यूमेंट को बंद करते हुए रुद्र ने अपना हाथ टेबल पर रखा और पूछा, तुम लोग मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? तो उस ओल्ड मैन ने अपना गला साफ किया और कहा, हाँ मिस्टर सिंघानिया, आपके गाल पर लिपस्टिक का मार्क है, हम सभी को डिस्टर्ब कर रहा है। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बिना चेंज किए रुद्र ने अपनी पॉकेट से टिश्यू निकाला और अपने गालों को पोंछने लगा। रजत ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, बॉस उस साइड पर नहीं दूसरे साइड पर है। पूरे मीटिंग में हंसी की आवाज गूंज उठी। क्या यह चला गया? रुद्र ने पूछा। थोड़ा सा वहां पर है, रजत ने कहा। अपने गाल को साफ करके टिश्यू नीचे करते हुए रुद्र ने अपना गाल साफ किया और कहा, वेल अब मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं है,
तो क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? न्यूयॉर्क में जब वह सब अंगद के वहां पर पहुंचे तब तक लगभग अंधेरा हो गया था। अब यह हमारा रूम है, कुणाल ने कहा। तुम यहाँ पर रहते थे? कीर्ति ने पूछा। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। अब थोड़ा आराम करो, ठीक है? मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। तुम कब अभी कहाँ जा रहे हो? कीर्ति ने पूछा। मैं कुछ देर के लिए अंगद के साथ बाहर जा रहा हूँ, टीना यहाँ होगी, इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम उससे पूछ सकती हो, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा, जल्दी वापस आ जाना। उसके लिप्स पर किस करते हुए कुणाल मुस्कुराया और कहा, गुड गर्ल की तरह चुपचाप सो जाओ, क्योंकि वापस आने के बाद मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। फिर भी हंसने लगी और बोली, मैं वेट करूंगी। उसे एक बार फिर किस करने के बाद अंगद के साथ कुणाल वहां से चला गया। इन दोनों यंग मैन की यहाँ पर आने की न्यूज आग की तरह फैल गई। कुछ ने उस गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया जो उन्होंने उनके जाने के बाद बनाई थी, जबकि कुछ एक्साइटेड होकर ग्रैंड शो के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों बिना कोई वजह की यहाँ पर तो नहीं आए थे। कुछ लोग यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि वह बेवकूफ कौन है जिसने आग से खेलने की हिम्मत की, जबकि कुछ यह जानने के लिए एक्साइटेड थे कि वह कौन है जिन्होंने उन्हें रात भर अमेरिका वापस आने के लिए मजबूर किया, और यह सब दोनों कैसे हैंडल करने वाले हैं। जैसे ही कुणाल और अंगद अपने कार से बाहर निकले, ब्लैक सूट पहने आदमियों ने उनका वेलकम किया। वेलकम सर, एक आदमी ने कहा। उसे कुछ इशारा करने के बाद वह दोनों अंदर चले गए। रोहन, जो बेस के बाहर इन दोनों के जल्दी से आने का इंतजार कर रहा था, वह उनकी तरफ देखकर उनकी ओर जाने लगा, लेकिन तब भी गार्ड ने उसे रोक लिया। तभी अंदर जा सकते हैं जब बॉस आपको परमिशन दे, एक आदमी ने कहा। रोहन अपना सिर हिलाया और चुपचाप एक तरफ हट गया। वह अपनी लिमिट जानता था, अगर रोहित की तरह इनसेंसिबल या केयरलेस नहीं था। कुणाल अंगद के अपने ऑफिस रूम के अंदर आने के बाद एक आदमी अंदर आया और कहा, सर रोहन परसों से आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। अंगद ने अपनी जेब से अपना फोन निकालते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह तुम्हारा डिपार्टमेंट है। कुणाल, तुम इसे हैंडल कर लो, तब तक मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश करता हूँ। वह अभी भी गुस्से में है? कुणाल ने पूछा। अंगद ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि वह अभी मुझसे नाराज नहीं है, क्योंकि फ्लाइट के टाइम पर उसने मेरी तरफ देखकर स्माइल किया था, लेकिन वह चाहती है कि मैं उसे मनाने की कोशिश करूं, इसलिए मैं यह कर रहा हूं। कुणाल ने आह भरते हुए कहा, थैंक गॉड कि मेरी कीर्ति ऐसी नहीं है। तुम्हारा रिलेशनशिप अभी नया है, तुम 1 साल का वेट करो, फिर हम दोनों फिर से इस बारे में बात करेंगे, अंगद ने रूम से बाहर निकलने से पहले कहा। अंगद के जाने के बाद कुणाल ने कबर्ड से अपना फेवरेट पिस्तौल निकाली और कहा, उसे अंदर लेकर आओ। उस आदमी ने सिर हिलाया और चला गया। कुछ मिनटों के बाद रोहन रूम के अंदर आ गया। जब उसने अमेरिका के सबसे डरावने आदमी को अपने सामने बैठे अपने पिस्तौल को चीज से क्लीन करते हुए देखा तो वह डर के मारे कांप उठा। अपना सिर ऊपर उठाए बिना कुणाल ने कहा, मुझे यहाँ पर पिस्तौल क्लीन करते हुए देखने के लिए तुम यहाँ पर नहीं आए हो, क्या मैं सही हूँ? और उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मिस्टर रेहान, तो तुम बैठ क्यों नहीं जाते? कुणाल ने कहा। रोहन ने सिर हिलाया और बैठ गया। तो तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह? कुणाल ने पूछा। रोहन अपना गला साफ किया और कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर रेहान से बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। टेबल पर पिस्टल रखते हुए कुणाल ने अपने सूट के बटन खोल दिए और कहा, पावर बहुत स्ट्रांग चीज है। इसे पावर ने तुम्हें 2 दिनों तक हमारे बेस के बाहर वेट करने पर मजबूर किया। इसी पावर की वजह से तुम अभी मेरे सामने बैठे हो और अपने ट्विंस ब्रदर के अगेंस्ट जाने के लिए अभी रेडी हो। रोहन ने डर के मारे घूंट लिया और धीरे से सिर हिलाया। अपने भाई का साइड छोड़कर तुम मेरे सामने बैठे हो, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? कुणाल की तरफ देखकर रोहन से सिर हिलाकर पूछा। मुझे पता है, तो तुम क्या चाहते हो? कुणाल ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप रोहित को वहां से निकाल कर मुझे वहां का इंचार्ज बना दीजिए, रोहन ने कहा। कुणाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, और इसके बाद हमारा गैंग हमेशा आपके अंदर रहेगा और कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, मैं यह प्रॉमिस करता हूँ, रोहन ने कहा। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम अपने बेवकूफ भाई से ज्यादा सेंसिबल हो, जिसने इस बार बहुत बुरा कदम उठाया। अगर तुम अभी मेरे सामने यहाँ पर बैठे नहीं होते तो आज रात तक तुम्हारा बेस गायब हो गया होता। यह सुनकर रोहन अपने रीढ़ की हड्डी में कपकपी महसूस कर सकता था। हालांकि उसके सामने बैठे लड़के के पास कोई डेंजरस वेपन नहीं था और वह सिर्फ बात कर रहा था, लेकिन उसके बाद करने का अंदाज और पास का एक एटमॉस्फेयर किसी को भी डराने के लिए काफी था।
तुम कल तक वहां के इंचार्ज बन जाओगे, कुणाल ने कहा। रोहन मुस्कुराया और सिर हिलाया। थैंक यू मिस्टर रेहान। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बातों पर भरोसा नहीं करता, मैं चाहता हूं कि काम करके हमें दिखाओ कि तुम एक्चुअली थैंकफुल हो। मैं आपको या मिस्टर अंगद को निराश नहीं करूंगा, रोहन ने कहा। कुणाल ने अपनी पिस्तौल उठाते हुए कहा, बेहतर होगा तुम ना करो। तभी अंगद रूम के अंदर आ गया और पूछा, सब हो गया? और रोहन जल्दी से अपनी सीट से उठा और पोलाइटली अंगद को ग्रीट किया। अंगद ने अपना कंधा थपथपाते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम अपनी बात पर कायम रहो, क्योंकि मैं अगर तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन मेरा फ्रेंड तुम्हें माफ नहीं करेगा। रोहन अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूं, मैं आप दोनों को कभी निराश नहीं करूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, अंगद ने कहा। थोड़ा झुककर रोहन चला गया। रोहन के जाने के बाद कुणाल ने अपने एक सबऑर्डिनेट को बुलाया और कहा, सभी गैंग के इंचार्ज को कल मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए कहो। उन्हें यह बता देना कि अगर उन्होंने कल मीटिंग में ज्वाइन नहीं किया तो वह अपने गैंग को लेकर अमेरिका से बाहर जाने के बारे में सोच सकते हैं। सबऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और चला गया। अंगद ने हंसते हुए पूछा, पिछली बार हमने ऐसा कब किया था? कुणाल ने भी हंसते हुए कहा, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है, अब चलो घर चलते हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना होगा। अंगद का घर। जब कुणाल और अंगद घर पहुंचे तो उन्होंने देखा टीना लिविंग रूम में बैठे किताब पढ़ रही है। टीना, कीर्ति कहाँ है? कुणाल ने पूछा। अरे तुम लोग वापस आ गए? कीर्ति अपने रूम के अंदर है, उसे सिर दर्द हो रहा था, इसलिए वह अब आराम कर रही है, टीना ने कहा। शायद लॉन्ग जर्नी की वजह से ऐसा हो रहा है, अंगद ने कहा। मैं उसे चेक करके आता हूँ, कुणाल ने कहा। टीना ने अपनी किताब नीचे रखते हुए कहा, डिनर रेडी है, उसे थोड़ी देर आराम करने दो और उसके बाद हम साथ में खाना खा सकते हैं। थैंक यू टीना, कुणाल ने अपने कमरे के अंदर चलने से पहले कहा। दूसरी ओर बेस मीटिंग के बाद जब रुद्र वहां पर पहुंचा तो सार्थक, सिद्धार्थ और रॉबिन पहले से ही मौजूद थे। गुड इवनिंग बॉस, रॉकी ने कहा। वह कहाँ है? रुद्र ने पूछा। बॉस, वह अपने रूम के अंदर है, रॉकी ने कहा। क्या उसने कुछ खाया? रुद्र ने पूछा। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह कल से अपने रूम से बाहर नहीं निकला। रुद्र ने गहरी सांस ली और कबीर के रूम की तरफ जाने लगा। कबीर के रूम के अंदर जब रुद्र ने लाइट ऑन की तो उसने देखा कबीर एक छोटे से सोफे पर उल्टा बैठा है। उसकी ओर बढ़ते हुए रुद्र ने पूछा, क्या चल रहा है? जब कबीर ने रुद्र की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज कर ली और खड़ा हो गया। कुछ भी खा क्यों नहीं रहे हो? क्या खाना नहीं चाहते हो? तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रुद्र ने कहा। कबीर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। हार्ट ब्रेक, रॉकी पीछे से बुदबुदाया। जब रुद्र ने कबीर के उदास एक्सप्रेशन को देखा तो उसने कहा, इट्स ओके, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात याद रखना, अपने आप को रूम के अंदर लॉक करने से या फिर खाना नहीं खाने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा। अगर तुम सच में उसे लाइक करते हो तो जाकर पता लगाओ कि उसे क्या हो गया है। लेकिन उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, कबीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, और उसने मुझे बताया कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। उसने मुझे यह भी कहा कि मैं एक किड हूँ, कबीर ने कहा। कबीर के कंधे को थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, तुम बच्चे नहीं हो। और किसने कहा कि तुम हैंडसम नहीं हो? तुम रॉकी से भी ज्यादा हैंडसम हो। क्या सच में? कबीर ने पूछा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? कबीर ने जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ। अच्छा, अब तुम एक काम करो, रॉकी के साथ कहीं बाहर जाकर थोड़ी देर फ्रेश होकर नीचे रहो तो तुम्हें फिर थोड़ा बेटर फील होगा, रुद्र ने कहा। लेकिन बॉस, कबीर ने कहा। कोई लेकिन वेकिन नहीं, रॉकी, हमारे कबीर को घुमाने के लिए कहीं अच्छी जगह पर लेकर जाओ और गार्ड को अपने साथ ले जाना मत भूलना, रुद्र ने कमरे से बाहर निकलने से पहले कहा। आओ चले, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलूंगा जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए, रॉकी ने कहा। कबीर ने कहा, सीरियसली? तुम कहाँ पर थे? सार्थक ने पूछा। मैं कबीर के साथ उसके रूम में था, रुद्र ने कहा। अपनी घड़ी की ओर देखते हुए सार्थक ने कहा, हमारे पास 3 मिनट है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अन्ना उन दोनों को एक स्पेशल बेकरी से लेना चाहती है जो 1 घंटे में बंद हो जाएगी। अगर मुझे वह आज नहीं मिला तो उसने कहा कि वह मुझे अपने रूम से बाहर फेंक देगी, रुद्र ने आह भरते हुए कहा। आराध्या ने भी कहा है कि वह फॉर्मल आइसक्रीम चाहती है। मुझे नहीं पता कि प्रेग्नेंट होने पर लड़कियों को यह अजीब तरह की क्रेविंग क्यों होती है। पिछली रात अन्ना ने मुझसे कहा कि वह कस्टर्ड खाना चाहती है। मैंने उसके लिए कस्टर्ड बनाया, लेकिन जैसे ही उसने एक टुकड़ा खाया वह कहते हुए रोने लगी कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी और इसे बनाने के लिए मुझे लगभग आधा घंटा लगा, सार्थक ने कहा। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, वैशाली भी प्रेग्नेंट होना चाहती और तुम लोगों की बात सुनकर अब मुझे डर लग रहा है। हो सकता है तुम लोग बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, या कितना बुरा हो सकता है
रॉबिन ने पूछा। सार्थक ने आंखें घुमाई और कहा, पहले अपने लिए एक लड़की ढूंढो और फिर से प्रेग्नेंट करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। हाँ, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, रॉबिन ने कहा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए पूछा, कितने दिनों के लिए? रॉबिन मुस्कुराया, बोला, दिन साल के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए। रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, रॉबिन आज तुमने क्या खाया? ब्रेड बटर और सैंडविच, और उसने कुछ डिलीशियस केक बनाए थे, मैंने वह भी खाया। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? रॉबिन ने कहा, क्योंकि तुम इतने सीरियस लग रहे हो, जो बहुत ही रेयर बात है, सिद्धार्थ ने कहा। रॉबिन ने मुस्कुराकर कहा, वेल, सब कुछ चेंज हो जाता है और उसने मुझे चेंज कर दिया। तुम उससे कहाँ मिले थे और यह कब हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। वेल, मैं उससे अपने एक फ्रेंड की शादी में मिला था। मैं 6 महीने से उससे पटाने की कोशिश कर रहा था और परसों उसने आखिरकार मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। वह और मैं इस वीकेंड में उसके साथ समर वेकेशन में शिफ्ट हो रहा हूँ, रॉबिन ने कहा। सार्थक मुस्कुराया और बोला, मैं अब तुम्हारे अंदर एक बड़ी चेंज देख पा रहा हूँ। अच्छी बात है। हाँ, तुम्हें हमेशा एक लड़की के साथ ही रहना चाहिए, रुद्र ने कहा। ठीक है, अब चलते हैं और उस बैग से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सार्थक ने कहा। दूसरी ओर रॉकी, हम कहाँ हैं? कबीर ने पूछा। मेरी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए जा रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ पर बैठो, ताजी हवा में सांस लो, रॉकी ने कहा। जब कबीर ने अपना सिर हिलाया और पास के एक बेंच पर बैठ गया तो रॉकी अपने साथ गार्ड को लेकर गया। 2 गार्ड को वहां पर कबीर के साथ छोड़ दिया। रॉकी के जाने के बाद कबीर उठा और थोड़ा वॉक करने लगा। तभी उसने देखा कि अपने हाथों में लेकर ब्लैक सूट पहने हुए लोग एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह लड़की ने क्रीम कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे जो दाएं बाएं लहरा रहे थे, और वह लड़की पूरी ताकत से भाग रही थी, जिसकी वजह से कबीर उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। जैसे ही लड़की कबीर के पास से भाग रही थी, वह उसके कंधे से टकरा गई। मैं माफी चाहती हूँ, वह लड़की हाँफते हुए किसी तरह बोली। जब कबीर को एहसास हुआ कि वह लड़की कौन है तो अपनी आंखें चौड़ी कर ली। कबीर ने उसकी कलाई पकड़ते हुए बुदबुदाया, श्रेया। जब श्रेया ने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा उसके सामने कौन है तो उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। थैंक गॉड मैं तुमसे यहाँ पर मिली। कबीर उसकी बॉडी से आती हुई स्ट्रॉबेरी की खुशबू को महसूस करते हुए कबीर ने अपनी आंखें अच्छी तरह से बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी बाहों को उसके कमर के चारों ओर लपेटा तो कबीर ने वही मासूमियत महसूस की जैसा उसे पहले दिन महसूस किया था और जो उस रात गायब थी, और यह वही फीलिंग थी जिसके बारे में वह बात कर रहा था। वह एहसास था जो उस लड़की में नहीं था जिससे वह कल मिला था। उस लड़की को छोड़ दो, एक आदमी ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। अपने सामने खड़े सभी आदमियों को इग्नोर करते हुए कबीर ने आकर श्रेया के बालों को ठीक करने में उसकी हेल्प की और पूछा, तुम ठीक हो? श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अब ठीक हूँ। फिर उन आदमियों की ओर इशारा करते हुए कबीर ने कहा, श्रेया ने कहा, मैं उन्हें नहीं जानती, मैं पास की एक शॉप से कुछ चीजें खरीद रही थी जब वह सब मुझे अपने साथ जाने के लिए मजबूर करने लगे। मैं इतना डर गई थी कि मैं भाग गई। उसके गालों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मीठी आवाज सुनकर कबीर को अपने दिल में एक राहत महसूस हुई। क्या मेरे गाल पर कुछ है? श्रेया ने पूछा। अपने सेंस में वापस आकर कबीर ने अपना गला साफ किया और कहा, तुम कुछ तो था लेकिन अब वह चला गया। ओके, थैंक यू, श्रेया ने कहा। एक बार फिर से उसे कसकर पकड़ते हुए श्रेया ने पूछा, कबीर, इन लोगों के बारे में क्या? वह सब बहुत ज्यादा हैं और तुम अकेले हो। क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए? कबीर ने हंसते हुए कहा, नहीं बेवकूफ, अब तुम्हें और भागना नहीं है। अचानक ब्लैक सूट पहने आदमी अपने वेपन्स लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। तभी दोनों गार्डों ने अपनी बंदूकें निकाली और कहा, बॉस, वह सब इस तरह ही आ रहे हैं। श्रेया कहाँ? उन आदमियों पर अपनी निगाहें फेरते हुए कबीर ने कहा, एक तरफ हटो। कबीर और श्रेया के लिए कुछ जगह देते हुए दोनों गार्ड जल्दी से हट गए। जब कबीर ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और आदमियों को घूरना शुरू किया तो वह सब डर के मारे कांपने लगे और कुछ कदम पीछे हट गए और अपना सिर नीचे कर लिया। अरे, हम उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? एक आदमी ने पूछा। क्या तुम पागल हो? तुम मरना चाहते हो? एक और आदमी पूछा। लेकिन क्यों? क्या हम यहाँ इस लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकते? फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? चलो इस आदमी को डराते हैं, लड़की को अपने साथ ले जाते हैं, आदमी ने कहा। दूसरा आदमी हंसा और बोला, तुम अंडरवर्ल्ड के सबसे डरावने आदमी को डराना चाहते हो? क्या तुमने अपना दिमाग घर पर छोड़ दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि वह कौन है? तो उस आदमी ने अपना सिर हिलाया। दूसरे आदमी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, अंडरवर्ल्ड में उसे कौन नहीं जानता? वह अंडरवर्ल्ड का फेमस कबीर है।
वह रुद्र सिंघानिया का एक बहुत खास आदमी है। ऐसा कहा जाता है कि रुद्र सिंघानिया उससे बहुत प्यार भी करते हैं। क्या वह सिर्फ एक नॉर्मल गैंग मेंबर नहीं है? आदमी ने पूछा। नॉर्मल क्या? तुम इस आदमी को नॉर्मल कह रहे हो? वह नॉर्मल से भी बहुत दूर है। वाहियात साइकोपैथ है। एक आदमी जो लोगों को टॉर्चर करना पसंद करता है। उसके तरीके इतने रूडलेस और खतरनाक हैं कि वह अगर तुम उसके टॉर्चर करने के तरीकों के बारे में सुनोगे तो तुम यहीं पर बेहोश हो जाओगे। अंडरवर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं जो उसे नहीं डरता है। वह एक रीजन जिसकी वजह से सिंघानिया के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता। दूसरे आदमी ने कहा। तो हम बॉस को क्या बताएंगे? उस आदमी ने पूछा। अगर बॉस को पता चल गया कि कबीर खुद उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ कभी बॉस पंगा नहीं लेंगे। दूसरे आदमी ने कहा। दूसरी ओर श्रेया की कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटते हुए कबीर ने उसे घूरता रहा। हम मिस्टर कबीर से माफी मांगते हैं, लेकिन इस लड़की को हमें अपने साथ ले जाने की जरूरत है। एक आदमी ने कहा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ जाते और उसे मुझसे दूर ले जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जब उस आदमी ने कुछ नहीं कहा तो कबीर ने आगे बढ़कर कहा, यह आखिरी बार है जब मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। जाओ और विशाल से कहो कि अगर उसने उसके बॉडी के बाल को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसकी मौत बन जाऊंगा। जब कबीर ने उनके सरप्राइज एक्सप्रेशन देखकर हंसा और बोला, तुमने क्या सोचा था कि मैं यह नहीं जान पाऊंगा कि तुम विशाल के आदमी हो? उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, हाँ मिस्टर कबीर से हम माफी मांगते हैं। हम आपके मैसेज को हमारे बॉस को दे देंगे और फिर हम उस लड़की को परेशान नहीं करेंगे। गुड, अब यहाँ से निकल जाओ, कबीर चिल्लाया। विशाल के आदमियों के चले जाने के बाद श्रेया ने कबीर के कानों के पास जाकर धीरे से कहा, मैं बहुत टेंशन में थी, तुमने मुझे आज फिर से बचा लिया। थैंक यू सो मच। कबीर, क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में सब कुछ याद है? कबीर ने पूछा। श्रेया हंसी और बोली, स्टूपिड, मैं तुम्हारे बारे में भूल कर भी नहीं सोच सकती। जब पास खड़े दो बॉडीगार्ड ने अपने बॉस को एक लड़की के मुंह से स्टूपिड सुना तो दोनों ने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या वह मरना चाहती थी? तो फिर तुमने कल मुझसे बात करने से मना क्यों किया? कल? श्रेया ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, कल? श्रेया ने कुछ देर सोचा और कहा, कल मैं अपने अपार्टमेंट के सफाई में बिजी थी, इसलिए मैं बाहर नहीं गई। क्या तुम्हारी एक जुड़वा बहन है? कबीर ने पूछा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी एक जुड़वा बहन है जिसके विरुद्ध हमारे एक ही चेहरा है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो। कबीर ने उसे बीच में काटते हुए कहा। श्रेया मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम्हें यह कैसे पता चला? कबीर ने अपने माथे को खुजलाया और कहा, जब मैं कल उससे मिला तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ। मेरा मतलब है कि वह तुम्हारी तरह नहीं थी, मेरा मतलब है कि वह तुम्हारी तरह दिखती थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत अलग है। श्रेया ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं समझ गई। मुझे खुशी है कि तुम हमारे बीच के डिफरेंस को पहचान सके। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मैं श्रुति हूँ और इसलिए मैं मुश्किल में पड़ जाती हूँ। तो तुम्हारा मतलब कुछ रात और आज वह सब असल में तुम्हारी जुड़वा बहन के पीछे पड़े थे? कबीर ने पूछा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रह रही, मैं अपने भाई और भाभी के साथ रह रही हूँ। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है। एक बार फिर से थैंक यू सो मच कबीर। मैं तुम पर दो एहसानों का एहसानमंद हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे दो बार बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, श्रेया ने कहा। उसके पीठ के पीछे बालों की एक लट को समेटते हुए कबीर ने कहा, शायद तुम मेरे लिए ब्राउनी बना सकती हो। मैंने सुना है कि तुम उन्हें बहुत अच्छा और डिलीशियस बनाती हो। श्रेया ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू, मैं जरूर किसी दिन तुम्हारे लिए ब्राउनी बेक करूंगी। तो अब तुम कहाँ जा रही हो? कबीर ने पूछा। मुझे अपने जॉब पर जाना था, लेकिन अब मुझे 1 घंटे देर हो गई है, इसलिए अब जाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि मैं श्रेया ने कहा, तुम कहाँ जॉब करती हो? कबीर ने कहा, मैं 3 स्टेट पर दोपहर तक एक हार्डवेयर स्टोर में काम करती हूँ। उसके बाद मैं 9th स्ट्रीट पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती हूँ, श्रेया ने कहा। कबीर ने भौं चढ़ाकर पूछा, तुम 2 अलग-अलग जगहों पर काम क्यों करती हो? श्रेया ने बहुत ही नॉर्मल वॉइस में कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बिल हैं जो मुझे भरने हैं और मैं हार्डवेयर स्टोर से जो कुछ भी कमा पाती हूँ वह काफी नहीं है। तुम बहुत कमजोर और नाजुक लग रही हो, तुम्हें इतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, कबीर ने कहा। उनकी बात सुनकर अभी तक सदमे में रहे दोनों बॉडीगार्ड कबीर के लास्ट सेंटेंस को सुनकर लगभग हार्ट अटैक से आते आते बचा।
तभी रॉकी वहां पर आया और बोला, आओ कबीर चलो, लेकिन बोलते बोलते रुक गया जब उसने कबीर के पास एक ब्यूटीफुल लड़की को खड़ा देखा। हेलो, रॉकी ने कहा। श्रेया मुस्कुराई और कहा, रॉकी, यह है श्रेया। कबीर ने कहा। रॉकी ने मुस्कुराया और बोला, वह लड़की जिससे तुम कल मिले थे? कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह उसकी जुड़वा बहन थी। वह वही है जिसे मैंने उस रात बचाया था। या अच्छा, नाइस टू मीट यू श्रेया, रॉकी ने कहा। रॉकी की तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हुए श्रेया कबीर की ओर मुड़ी और बोली, मैं अब चलती हूँ। एक बार फिर थैंक यू सो मच। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मेरा मतलब है कि मैं तुमसे दोबारा कैसे कांटेक्ट करूं? अगर मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूं तो क्या होगा? क्या? कबीर ने पूछा। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम मुझे अपना नंबर क्यों नहीं देते? जब चाहे दूसरे से बात कर सकते हैं। यह सुनकर कबीर जम गया। अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम कबीर अपने पास सेल फोन ना होने के लिए खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। कबीर ने धीरे से कहा, मैं। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे अपना नंबर नहीं देना चाहते हो, मैं बस यह सिर्फ एक सजेशन था। ओके, मैं अब चलती हूँ, बाय। जब कबीर ने श्रेया को अपने से दूर जाते देखा तो वह घबरा गया। श्रेया, रुको, मेरे पास फोन नहीं है तो तुम मुझे अपना नंबर क्यों नहीं देती और मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, कबीर ने कहा। श्रेया मुस्कुराई और बोली, हाँ जरूर, क्या तुम्हारे पास एक पेपर है? वेट, आई थिंक मेरे पास है। फिर श्रेया ने उस बैग से एक पेपर निकाला और उसमें अपना नंबर लिख कर उसे दे दिया। उसके हाथ से पेपर लेते हुए कबीर ने कहा, मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा। श्रेया मुस्कुराई और बोली, फिर मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। रॉकी की तरफ जाते हुए कबीर ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या हुआ? ब्रेथ टेकिंग नहीं है? हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है, रॉकी ने कहा। रॉकी की तरफ देखकर कबीर ने भौं चढ़ा ली और उसके सिर पर धीरे से मारा। अरे, रॉकी चिल्लाया, सिर्फ मैं उसे ब्यूटीफुल बोल सकता हूँ, कबीर चिल्लाया। दूसरी ओर श्रुति हाँफते हुए अपनी सांस पकड़ने की कोशिश करते हुए एक अंधेरी गली में पहुंची और वहां पर जाकर वह रुकी। वह अभी अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली हुई थी। उसने देखा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह तब तक अपनी पूरी ताकत से वहां से भाग गई और एक स्टोर पर पहुंच गई। तभी उसने वहां पर श्रेया को देखा, किसी चीज के पीछे छुपते हुए। जब उसने उन आदमियों को श्रेया का पीछा करते देखा तो उसने राहत की सांस ली और उस जगह से भाग गई। दीवार की तरफ झुका श्रुति खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। जब उसने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा, श्रुति ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अभी नहीं, मैं थक गई हूँ। अपनी जेब से नोट का एक बड़ा बंडल निकालते हुए उस आदमी ने उसे उसके चेहरे पर फेंक दिया। नीचे से वह बंडल उठाकर श्रुति ने वह अपने बैग के अंदर रखा और फिर उस आदमी के गले में अपनी बाहें डाल दी। दूसरी ओर हॉस्पिटल। बॉस, हमें वह लड़की मिल गई, लेकिन आदमी ने कहा। लेकिन क्या? विशाल चिल्लाया। वह लड़की कबीर के बहुत क्लोज लगती है, आदमी ने कहा। तो विशाल ने भौं चढ़ाकर कहा, उस लड़की के बारे में अभी के लिए भूल जाओ। हमने पहले ही ब्लैक गैंग को अपडेट कर दिया है और फिर से सिंघानिया को अपडेट करने का टाइम अभी नहीं है। मैं बाद में उस लड़की से निपट लूंगा। जब रॉकी और कबीर बेस पर पहुंचे तो कबीर सीधे रुद्र के ऑफिस में गया और कहा, बॉस, मुझे कुछ चाहिए। सार्थक, सिद्धार्थ और रॉबिन जो रुद्र के पास बैठे थे, जब उन्होंने कबीर का लाल चेहरा देखा तो अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, 6 साल में तुम एटलीस्ट मुझसे कुछ चाहते हो? तो कबीर ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। उसने आज तक रुद्र से कभी कुछ नहीं मांगा था क्योंकि उसे कभी कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन अब उसने मांगा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, अब तुम नीचे क्यों देख रहे हो? मुझे देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। रुद्र को देखते हुए कबीर ने अपने होंठ थपथपाए और कहा, मुझे एक सिम के साथ एक सेल फोन चाहिए। क्या? क्या तुम कुछ न्यू ट्रिक्स के बारे में गूगल करना चाहते हो जिससे तुम लोगों को टॉर्चर कर सको? रॉबिन ने पूछा। कबीर के पास खड़े रॉकी ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह टॉप लेडीज गूगल करना चाहता है। आई एम राइट, कबीर? सार्थक ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, लेडी, वह किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है।
या कब हुआ और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? सिद्धार्थ ने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमारा लिटिल बॉय अब इतना बड़ा हो गया कि अब वह एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है। मैं अचानक बहुत ओल्ड महसूस कर रहा हूँ। अपने फ्रेंड के क्रोमैटिक स्टेटमेंट को इग्नोर करते हुए रुद्र ने कहा, यहाँ आओ। कबीर रुद्र के पास जाकर कबीर उसके पास बैठ गया और पूछा, यस बॉस, तुम पहले कह रहे थे कि वह तुम्हें पहचान नहीं पाई, अब क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। कबीर ने बड़ी सजगता से मुस्कुराते हुए कहा, वह नहीं थी, वह उसकी जुड़वा बहन थी। आज मैं उसे फिर मिला और उसने मुझे अपना नंबर दिया। कबीर के चेहरे के ब्राइट स्माइल को देखकर रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने अपना सिर थपथपाते हुए कहा, आज रात तक मिल जाएगा। रुद्र को गले लगाते हुए कबीर ने कहा, थैंक यू बॉस। उसकी पीठ थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, अब जाओ और कुछ खा लो। कबीर रॉकी के साथ वहां से चला गया। कबीर के जाने के बाद रुद्र ने अपना फोन निकाला और रजत को कॉल किया और कहा, कबीर के लिए एक न्यू फोन और सिम कार्ड लेकर आधे घंटे के अंदर बेस पर आ जाओ। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर लो। अभी सही टाइम है कबीर को वह सब देने का जो वह डिजर्व करता है। रजत ने अपना गला साफ किया और कहा, आई एम सॉरी सर। अपने कान को चेक कराओ। फोन काटने से पहले कहा, सीरियसली इस दुनिया में क्या हो रहा है? रॉबिन अपनी सारी जिंदगी के लिए एक लड़की के साथ रहने का प्लानिंग बना रहा है। कबीर को भी किसी लड़की से प्यार हो रहा है। क्या दुनिया खत्म हो रही है? सिद्धार्थ ने कहा। अमेरिका, सर रेहान और अंगद ओबराय ने कल एक मीटिंग अरेंज की है, एक सबऑर्डिनेट ने कहा। रोहित ने दांत पिसकर पूछा, कितने लोग बुलाए गए हैं? सभी को, सबऑर्डिनेट ने कहा। रोहित ने अपनी आंखें बंद की और पूछा, इंडिया से कोई न्यूज? सबऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, एक आदमी है जो अभी हमारी हेल्प करना चाहता है, लेकिन वह एक बड़ी रकम की मांग कर रहे हैं। कितने? रोहित ने पूछा। 10 मिलियन अमेरिका डॉलर, सबऑर्डिनेट ने कहा। रोहित ने कुछ देर सोचा था। ओके, तो फिर तुम उन्हें रिहान की फोटो भेज दो और जैसे ही वह मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे मैं उन्हें पैसे भेज दूंगा। सबऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है बॉस। चला गया। वहीं दूसरी तरफ अपने रूम के अंदर आने के बाद कुणाल बेड पर चला गया और कीर्ति को अपनी बाहों में लेकर लेट गया। अपना सिर उसके सीने पर रखते हुए कीर्ति ने कहा, मुझे लगा कि तुम देर से लौट आओगे। हाँ, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं वापस जा सकता हूँ, कुणाल ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, जाओ। तुम्हें सिर में दर्द हो रहा था, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? कुणाल ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी अगर तुम मुझे पूरी रात ऐसे ही गले लगाओगे, कीर्ति ने कहा। मैं तुम्हें कल बाहर ले जाऊंगा, कुणाल ने कहा। हाँ ठीक है, पहले अपना काम पूरा करो। कल टीना के साथ मेरी कहीं जाने की प्लानिंग है, कीर्ति ने पूछा। कुणाल ने भौं चढ़ाई और कहा, क्या आप टीना के साथ मिलकर मुझे चैटिंग कर रही हैं? कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, हो सकता है। उसके ऊपर आते हुए कुणाल पूछा, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने मुझे चीट किया तो तुम्हें क्या पनिशमेंट मिल सकती है? अपने बाहों को उसके गले में लपेटते हुए कीर्ति ने कहा, आई लव यू पनिशमेंट। वहीं दूसरी तरफ सर, हमारे यूएसए के क्लाइंट ने हमें अपडेट कर दिया है, वह हमें वह सारे पैसे देने के लिए रेडी है, एक सबऑर्डिनेट ने कहा। बलराज मुस्कुराया और बोला, यह तो एक गुड न्यूज है, वह हमें जल्दी फोटो भेज देंगे, सबऑर्डिनेट ने कहा। हाँ, अब तुम जा सकते हो, बलराज ने कहा। इसके अलावा सर, रॉबिन सर शर्मा मेंशन में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट ने कहा। लेकिन क्या? राज ने पूछा। और सर, वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां शिफ्ट हो रहा है और लगता है कि इस बार सर इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस हैं। वह काफी दिनों तक उस लड़की के पीछे घूम रहे थे, सबऑर्डिनेट ने कहा। बलराज ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अपने ग्रैंड डॉटर इनला को विजिट करना चाहिए, सिंघानिया पैलेस। तुमने ऐसा क्यों किया? और रुद्र ने पूछा। अपने होठों को थपथपाते हुए आराध्या ने कहा, मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और इतने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, इट्स ओके, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराध्या हंसने लगी और बोली, मुझे पता है। हाउ इज योर डे? और रिद्धिमा आंटी के साथ मीटिंग कैसी रही? रुद्र ने पूछा। अपने कानों के इयररिंग्स निकालते हुए आराध्या ने कहा, बहुत अच्छी। रिद्धिमा आंटी स्वीट और लवली हैं। मुझे हैरानी है कि वह कई साल पहले क्यों चली गई। आप जानते हैं कि सूरज अंकल आज बहुत खुश थे। मैंने उन्हें इतना खुश आज पहली बार देखा। वह सच में बहुत प्यार करते हैं रिद्धिमा आंटी से।
मतलब है कि देखो 20 साल तक कौन किसी का इंतजार करता है। मेरा मतलब है कि सार्थक और अंबिका ने भी 6 साल इंतजार किया। आजकल की जनरेशन में ऐसा कौन करता है, वह सच में सुपर स्पेशल मैन है। अन्ना, अरे दिमाग ठीक है, सच में बहुत लकी है। मैंने भी 5 साल तक तुम्हारा वेट किया। और रुद्र ने सोचा, अरे अगर मैं कहीं वेनस हो जाऊं तो क्या आप भी मेरा वेट करोगे? आराध्या ने पूछा। नहीं, रुद्र ने कहा। तो आराध्या का चेहरा फीका पड़ गया। फिर रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगर तुम गायब भी हो जाती हो तो मैं सार्थक सूरज अंकल की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। उन्होंने पेशेंस के साथ अपने लवर का इंतजार किया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे तुम जहां पर भी हो। मैं पूरी दुनिया में तुम्हारी तलाश कर लूंगा, इसलिए मुझसे भागने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरी हो। आराध्या हंसने लगी और बोली, मैंने सच में भागने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। यहाँ आओ, रुद्र ने कहा। आ जाओ। उसकी ओर बढ़ते हुए आराध्या ने उसे गले लगा लिया और कहा, आज मुझे थकान महसूस हो रही है, चलो आज जल्दी सो जाते हैं। रुद्र ने कहा। आराध्या ने कहा, हाँ। आराध्या, रुद्र ने कहा। हाँ, आराध्या ने कहा। क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगी अगर मैं तुमसे यह कहूं कि मैंने भी तुम्हारा 5 साल तक वेट किया है? रुद्र ने पूछा। आराध्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। हाँ, मैं करूंगी। आई लव यू, रुद्र ने कहा। बेबी, आई लव यू टू, आराध्या ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे बेबी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, अरे ऐसा मत कहो, आई डोंट केयर, क्योंकि यही सच है। चाहे हमारे जितने भी बेबी हों, मैं उन सब में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। रुद्र ने कहा। आपको कितने बेबी चाहिए? आराध्या ने कहा। जितना तुम मुझे दे सकती हो, रुद्र ने कहा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में कोई केयर नहीं है ना? मुझे किसी भी फैमिली प्लानिंग की केयर क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं अमीर हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे इसकी कोई भी टेंशन नहीं करनी चाहिए। रुद्र ने कहा। क्या आप वही रुद्र हैं जो कुछ हफ्ते पहले फादर नहीं बनना चाहते थे? आराध्या ने पूछा और उसने अपने कंधे उचकाए और कहा, लोग बदल जाते हैं, ओके। यूएसए। जब तक कुणाल और कीर्ति नींद से उठे तब तक लगभग लंच टाइम हो गया था। यार तुम बहुत देर से उठे हो, अंगद ने कहा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, कल हम देर से सोए थे। अंगद ने हंसते हुए कहा, मेरा फ्रेंड बड़ा हो गया है, क्या सब कुछ सेट है? कुणाल ने कहा। अंगद ने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ, सभी ने तुम्हारे ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही अच्छा है उनके लिए। कुणाल, लंच तैयार है और कीर्ति को भी बुलाओ, टीना चिल्लाई। तो अब सब कुछ ठीक है? कुणाल ने पूछा। अंगद ने कहा, मुझे कल रात 15 मिनट के लिए बुला बुला डांस करना पड़ा, उसके बाद वह मानी। कुणाल ने अंगद का कंधा थपथपाते हुए कहा, हो सकता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत सैड नाइट रही हो। अंगद ने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुमने सही कहा यार। लंच करते समय टीना ने कहा, मैं आज कीर्ति को मॉल ले जा रही हूँ अपने साथ, कुछ गार्ड ले लो। अंगद ने कहा। टीना ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, हम तुम दोनों पहले मॉल छोड़ देंगे, उसके बाद वापस आते हुए तुम दोनों को लेकर आएंगे, उसके बाद हम बाहर डिनर कर सकते हैं। कुणाल ने कहा। यू आर ग्रेट, कीर्ति ने कहा। लंच करने के बाद दोनों कपल तैयार होने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। अपना कोट लेना मत भूलना, क्योंकि बाहर ठंड है, कुणाल ने कहा। ओके, कीर्ति ने कहा। अपने जेब से एक कार्ड निकालते हुए कुणाल ने कहा, लो या लो, और तुम जो शॉपिंग करना चाहती हो इससे कर सकती हो। कुणाल, मुझे कुछ शॉपिंग करने के लिए तुम्हारे पैसों की क्या जरूरत पड़ेगी? कीर्ति ने कहा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए तुम्हें मेरे पैसों से भी शॉपिंग करनी चाहिए। कीर्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन बाद में शिकायत मत करना। कुणाल ने उसके पर्स में कार्ड रखते हुए कहा, मैं अपना बैंक खाता खाली होने पर भी एक वर्ड नहीं बोलूंगा। और फिर कुणाल ने उसका कार्ड निकालते हुए कहा, तुम ये अपने साथ नहीं ले जा रही हो? फिर कीर्ति ने कहा, मैं यह कन्फर्म करूंगी कि तुम ऐसा करके पछताओगे। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मुझे खुशी होगी, कुणाल ने कहा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।